दिनों से तशद्दुद के बाद शामी फौजियों ने द्रूज हार्डलैंड स्वेदा छोड़ दिया है। वाज़ेह की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतवार से सीरिया में खाना जंगी जैसे हालात हो गए थे। द्रूज और कबायली जंगजुओं के बीच झड़प में 594 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मौके पर सीरिया के सदर अहमद अल शरा ने द्रूज जंगजुओं पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से हुकूमती अफवाज को निकलना पड़ा। उन्होंने शाम के अंदरूनी मामलात में इजरायली मुदाखलत के खिलाफ भी खबरदार किया। वाज़ेह हो कि इससे पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि वो द्रूज कौम की हिफाजत करने के लिए पाबंद अहद है। बेंजामिन नेतन्याहू ने मजीद कहा कि सीरिया ने जंगबंदी ताकत के जरिए हासिल की थी और इस कड़ी में तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायल पर इल्जाम लगाया कि वो शाम में द्रूज को जंगजदा मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है। एर्दोगान ने मजीद कहा कि वो सीरिया को तकसीम होने की इजाजत नहीं देंगे। जो लोग शाम को तकसीम करने का ख्वाब देख रहे हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं यूएन ने भी इजरायल की फौजी मुदाखलत की मजम्मत की है। वाज़ेह हो की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मजम्मत के बाद भी इजरायल ने स्वेदा के करीब हमला किया है। तो इजरायल अपने हमलों को लगातार जारी रखे हुए है। स्वेदा के करीब भी हमला किया गया है और इसको लेकर क्या शाम में अमन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। We have set forth a clear policy, demilitarization of the region south of Damascus from the Golan Heights and to the Druze mountain area. That's number one. Number two is protecting the Druze in the Druze mountain. This is a ceasefire that was reached through strength. Not by making requests, not by begging, but through strength. We are reaching peace through strength, quiet through strength, security through strength, on 7 fronts. That will also be our policy going forward. Israel has expanded its banditry to neighboring Syria over the past 2 days by using the Druze as an excuse. I want to state this once again, clearly and unequivocally. Israel does not recognize the law. It is an unruly, unprincipled, spoiled, pampered, and reckless terrorist state. At this point, Israel's aggression is the biggest problem in our region. Bir terör devletidir. ये मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। शौकत साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी पर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है कि नेतन्याहू जो ख्वाब देख रहे हैं कि सीरिया में सिविल वॉर हो जाए, क्या इस तरह की नौबत आएगी? देखिए, ये एक ड्रामा है जो बेंजामिन नेतन्याहू और अहमद अल शरा ये मिलकर खेल रहे हैं और टर्की। एक्चुअली ये सीरिया के ऊपर जो है इजराइल के कब्जे को कराने का एक गेम है और पार्ट ऑफ ग्रेटर इजराइल है। जौलानी की कोई हैसियत नहीं है। इस तरह के लोग यूज एंड थ्रो के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के तमाम टेररिस्ट इस्तेमाल किए गए। ओसामा बिन लादेन को इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में रशिया के अगेंस्ट अमेरिका ने। बगदादी को इस्तेमाल किया, आप देखिए, पूरे इराक और सीरिया के लिए इन्हीं लोगों ने। जौलानी को भी यही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जौलानी किसी और का टूल थोड़ी है, वो तो इजराइल, अमेरिका और टर्की का टूल है और टर्की को उसमें अपना हिस्सा मिल गया बंदरबाट में और क्या नाम है, इजराइल को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया है। अब वो धीरे धीरे आगे कब्जा कर रहा है और ये जौलानी जैसे टेररिस्ट इसलिए बैठाए जाते हैं कि जब इनकी जरूरत है इनको एलिमिनेट कर दें। तो और फिर ये सिर्फ टेररिस्ट है, इसको अगर कोट पैंट पहना दिया गया तो क्या मतलब है, टाई लगा दी गई। इसकी आइडियोलॉजी वही है। आपने देखा कि जब ये लोग आए तो इन्होंने शियास के साथ में क्या किया, सड़कों के ऊपर लिटाकर बुलडोजर चला दिया। क्रिश्चियंस के साथ में क्या किया, वहां के सूफी सुन्नियों के साथ क्या किया, अलवाइट के साथ। ये तो टेररिस्ट है। और अमेरिका जब चाहता है टेररिस्ट को जौलानी जैसा बता के सीट दे देता है, जैसे तालिबान जैसे टेररिस्ट को वहां के ऊपर अफगानिस्तान ने बैठा दिया। ये धीरे धीरे बता रहे हैं कि आपस में कि मेरी लड़ाई हो रही है और धीरे धीरे इजराइल का कब्जा करवा रहे हैं। देखिए, गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा था, अब क्रूज के बहाने जो है आप ये देखिए कि एक स्वेदा के ऊपर कब्जा हो गया। ये ले जाकर एक्चुअली इराक के बॉर्डर के ऊपर पूरी सीरियन इजरायली फोर्सेस आनी। वजह क्या है, वहां से ज्यादा करीब है ईरान।
इनकी असल लड़ाई सबकी तो एक्चुअली ईरान से है। अभी इन्होंने इनको यूज किया था जो फिलिस्तीनियों की सप्लाई लाइन काटने के लिए, बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए, तो इन्हीं का तो टूल था ना। इसने भी जब बयान दिया था कि इजराइल की तरफ से मेरी एक गोली नहीं चलेगी इजराइल की तरफ, और कोई चली गोली आप बता दीजिए। उनके मिलिट्री का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया, इससे पहले उनके तमाम आर्म सबनेशन खत्म कर दिए गए। तो क्या किया? कुछ नहीं। तो जाहिर सी बातचीत है कि वो तो कठपुतली है जिसका नाम है जौलानी, वो एक टेररिस्ट है। उसके ऊपर $10 मिलियन का इनाम था। बेवकूफ किस्म के लोग ये समझ रहे हैं कि वो एक कोई सदर है और क्या नाम है वो सीरिया को संभालेगा। वो गया ही है सीरिया को डिस्टर्ब करने के लिए। टर्की को अपना हिस्सा चाहिए था, उसको बंदरबाग में उसका हिस्सा मिल गया। ये और तमाम ये अरब ममालिक जब ये गजा के लिए नहीं बोले तो जौलानी के लिए क्या बोलेंगे? जौलानी उनका एक टूल है, उस पर वो काम कर रहे हैं। दुनिया को धोखा दिया जा रहा है। हकीकत यह है कि जौलानी, बेंजामिन नेतन्याहू, ट्रंप, अरब कंट्रीज और टर्की ये सब मिलकर जो है सीरिया के टुकड़े करवा रहे हैं, सीरिया पर इजराइल का कब्जा करवा रहे हैं। सब गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल का पार्ट है। ग्रेटर इजराइल बन रहा है, ये उसका खेल जारी है। और वहीं तुर्की को लेकर क्या कहेंगे? इसी कड़ी में तुर्की के सदर ने इजराइल पर इल्जाम भी लगाया है कि वो शाम में द्रूज को जंगजदा मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है। एर्दोगान ने मजीद ये भी कहा कि वो सीरिया को तकसीम होने की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा? इजराइल मानेगा? आप ये बताइए कि सीरिया को तो तकसीम कर दिया उन्होंने। गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा बशर असद के पीरियड के अंदर जो एरिया था वो तो सब तकसीम हो गया। एक बंदरबाग में टर्की के पास आ गया एक अच्छा खासा हिस्सा, और दूसरा जो है आप गोलान हाइट्स से लेकर दमिश्कस के काफी करीब तक जो है इजराइल वहां के ऊपर कब्जा हो गया। ये तकसीम नहीं होने देंगे। जब तकसीम पहले दिन अटैक किया था सीरिया के ऊपर जनाब इजराइल ने, तो उस वक्त टर्की क्यों नहीं बोला था? टर्की ने क्यों नहीं अटैक किया था? टर्की ने क्यों नहीं सपोर्ट किया था? इस वक्त भी बेंजामिन नेतन्याहू और क्या नाम है रजब तैयब एर्दोगान के बीच में हॉटलाइन है, उसके ऊपर बातचीत हो रही है। इस वक्त भी जो है जो टर्की के रास्ते से 70% वो फ्यूल आ रहा है जो इजराइल को जा रहा है, जिससे उसके जेट चल रहे हैं, जो अटैक हो रहा है। 22 महीने की जंग में सिवाय डायलॉग बोलने के रजब तैयब एर्दोगान ने किया क्या है गजा के लिए? तो ये ओआईसी हो, रजब तैयब एर्दोगान हो, ये सब अच्छे डायलॉग्स बोल लेते हैं। एक्चुअली ये सब जो है ये उनके एजेंट हैं। ये अमेरिका के इशारे के ऊपर काम कर रहे हैं, और अमेरिका ने एक नाजायज औलाद की शक्ल में वहां के ऊपर इजराइल को बैठा रखा है। वो उसको सपोर्ट कर रहा है। सबको पता है कि हम इजराइल को या बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ कहेंगे तो उनके आका ट्रंप नाराज हो जाएंगे। तो इसलिए सब ये ड्रामा है, ये खेल है। एक्चुअली गेम ऑफ ग्रेटर इजराइल चल रहा है और उसका ये सब पार्ट है। जी जी, बात पूरी कीजिएगा। जी जी जी, तो मैंने इस बात को आपको बता दिया। एक्चुअली अगर इसका सही ढंग से एनालिसिस करें तो एक टेररिस्ट को लाया गया, उससे $10 बिलियन का इनाम हटवाया गया, उसके जरिए बशर असद की हुकूमत गिराई गई। बशर असद की हुकूमत इसलिए गिराई गई कि बशर असद की हुकूमत के जरिए फिलिस्तीन को मदद मिल रही थी, हिजबुल्लाह को मदद मिल रही थी, ईरान वहां की वो सप्लाई चेन बनी हुई थी, रशिया वहां के ऊपर पावरफुल था। जी, जौलानी को लाया ही इसलिए। जौलानी को सपोर्ट किसने किया था? बेंजामिन नेतन्याहू ने। जौलानी को सपोर्ट किसने किया था? टर्की ने। बिल्कुल यकीनी तौर पर ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इन डेवलपमेंट्स का किस तरह से असर शाम में पड़ता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया शौकत भारती जी, सवाल से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।